तो आज अंतिम बाजी के अंदर मार्केट्स के अंदर तो खैर पूरी तरह से दम नहीं नजर आ रहा है। शायद हो भी सकता है बाजार आगे एक घंटे के अंदर कुछ ज़्यादा मूव दिखाए भी नहीं इंडेक्स, लेकिन इसी घंटे के अंदर ऐसे शेयर ज़रूर होंगे जो और चलेंगे। कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जिनको BTST करना है, कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जिनका मुनाफा बांध लेना और उसको छोड़ देना है। इन सभी पे चर्चा अब हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर आज मार्केट के अंदर क्या क्या हुआ एक बार पहले ये भी देख लेते हैं। आज बाजार के अंदर सुबह से ही HPCL और BPCL को लेकर एक मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन इस बीच हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आ गए। पहले इसके बारे में बात करेंगे। इसका उत्पादन, जिंक का उत्पादन जो है 92% के आसपास बढ़ा है और साथ ही साथ इसका जो मुनाफे की फिगर आई है वो 1876 करोड़ है। उम्मीद से थोड़ा कम है मुनाफा, लेकिन फिर भी कंपैरिजन के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा कमज़ोर है। इसलिए नंबर से बिल्कुल आप कंफ्यूजन मत होइएगा। नंबर्स वैसे कंपैरिजन में बढ़कर आए हैं, लेकिन ये उम्मीद से थोड़े कमज़ोर हैं। मुनाफा आय के भी नंबर्स आ चुके हैं। 5540 करोड़ से ऊपर की ज़्यादा की इनकम इस बार के बैलेंस शीट्स में उन्होंने दर्ज कर दी है क्वार्टर बेसिस पर, और पिछली बार के मुकाबले ये भी बढ़कर आई है। लेकिन मुनाफा अनुमान से कम है, फिर भी बढ़कर आया। आय में भी बढ़ोतरी आई है और प्रोडक्शन करीब करीब 92% बढ़ा है इसी क्वार्टर्स में। रही बात मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स के अंदर थोड़ा हमने श्रिंकनेस आते हुए देखी है। शायद ये वजह बन सकती है जो थोड़ा सा दबाव बना दे हिंदुस्तान जिंक पे, क्योंकि 60% से ऊपर था और अब करीब 60% से नीचे के मार्जिन्स पे ये कामकाज कर रहे। तो मार्जिन्स टूटे, मुनाफा बढ़ा जरूर लेकिन उम्मीद से कम, आय में बढ़ोतरी आई है। अभी भी आधे फीसदी की गेंस के साथ कामकाज कर रहा है हिंदुस्तान जिंक। वॉल्यूम गाइडेंस बरकरार रखी गई है हिंदुस्तान जिंक की ओर से और 0.25% के आसपास की तेजी स्टॉक में। एक सडन स्पाइक है जो स्टॉक को इस समय ड्राइव कर रही है 282.75 के लेवल पे। सुमित बागड़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष महेश्वरी जी, राजेश सतपुते इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट्स पे अब नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। आप सभी का ही बहुत स्वागत है जी बिजनेस पे। सबसे पहले सुमित बताएं, मार्केट्स का ट्रेडिंग पैटर्न जो है आज के दिन का हायर लेवल्स पे थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, ये और बढ़ सकती है या फिर एक रेंज में ही कामकाज होगा? हाय, गुड आफ्टरनून रजत। वेल देखिए, इमीडिएटली मार्केट्स के अंदर एक दबाव जरूर देखने को मिला है आज सुबह से, बट ओवरऑल अभी भी ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, यहाँ से कोई बड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। निफ्टी को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक निफ्टी में एक बार यहाँ से तेजी ही देखने को मिलनी चाहिए और ऊपर में इमीडिएटली 9900 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा तो एक तेजी का मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें इमीडिएट 9950 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और शायद उसके बाद हमें 10,000 के लेवल्स भी देखने को मिले। फिलहाल 9950 के टारगेट्स के लिए निफ्टी को बाय करना चाहिए। 9850 इंट्राडे सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। इस बीच में आपको वापस एक बार ना हिंदुस्तान जिंक पे लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि अपनी गाइडेंस को कंपनी ने बीट किया है। कंपनी गाइडेंस भी देती है, उसको उन्होंने बीट किया है। वैसे नंबर्स उम्मीद से कम है, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा की थी, उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग तो नंबर्स नहीं आए, लेकिन अपनी इंडिविजुअल गाइडेंस को जो ये कंपनी खुद देती है, कोई रिसर्च एनालिस्ट अपना व्यू नहीं रखता उस पर, जो खुद की गाइडेंस है कंपनी की उसको ज़रूर बीट किया है। तो नंबर्स दो एंड पे हैं। अब पता नहीं गाइडेंस को लेकर बाजार में ये तेज़ी दिखाएगा या फिर उम्मीद से कमज़ोर नंबर्स की वजह से थोड़ा पिटेगा। इसलिए शायद आप देख रहे हैं नंबर आए करीब 5 मिनट समय हो चुका है, लेकिन इसके अंदर कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा। अभी भी वो एक रेंज में फंस गया, 280-282 वाली रेंज में ही फंसा हुआ है, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स पे नंबर ठीक लग रहे हैं, कुछ पे कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा खराब भी है। तो एक रेंज में फिलहाल फंस के रह गया है। इस बीच मिस्टर बरूखा इस मेरे साथ जुड़ चुके हैं कंसाई नेरोलैक के मैनेजमेंट के तौर पर, और उनसे हम बातचीत करते हैं, समझते हैं कि क्या आगे क्या रणनीति उनकी है। मिस्टर बरूखा, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। पिछली बार जब आप जी बिजनेस पे थे, मैं आपको बहुत गौर से सुन रहा था, आपने कहा था कि GST के आप बेनिफिशियरी हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका वॉल्यूम ग्रोथ को थोड़ा सा आप कह रहे थे कि हाँ पहले फेसेस में देखना होगा, लेकिन उसके बाद फिर से तेज़ी हो जाएगी। ये व्यू अभी भी है? पहले GST नहीं था जब हमारे चैनल पे थे आप, अब GST है इस देश में। हाँ जी, ये व्यू अभी भी है और हमें उम्मीद है कि डेफिनेटली इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। और अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में भी डबल डिजिट ग्रोथ आई है और जितनी लोग मार्केट में उम्मीद कर रहे थे या बात कर रहे थे कि काफ़ी डिस्टॉकिंग होगी, काफ़ी बड़ी डी ग्रोथ होगी जून में, वैसे हमने कोई डी ग्रोथ बड़ी देखी नहीं है। डेफिनेटली जून महीना थोड़ा सा निगेटिव रहा है, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो काफ़ी पॉजिटिव रहा है और हम अभी भी ये व्यू मेंटेन कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ डेकोरेटिव मार्केट में डेफिनेटली रहेगी। सर, रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं क्या, जो आने वाली तिमाहियों पर भी असर डाल सकते हैं?
देखिए, रॉ मटेरियल प्राइजेस हमेशा इस इंडस्ट्री के लिए कंसर्न रहता है, क्योंकि एक तो काफ़ी वोलेटाइल रहता है क्रूड ऑयल, दूसरे जो रॉ मटेरियल हैं हमारे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वो लास्ट 15 महीने में 40% से बढ़ चुके हैं, और क्रूड ऑयल भले ही थोड़ा सा नीचे आ गया हो, लेकिन डेरिवेटिव्स ऑफ क्रूड ऑयल जो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं वो अभी तक नीचे नहीं आए हैं। तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल में कंसर्न ये इंडस्ट्री के लिए हमेशा से बना रहा है और बना रहेगा। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, ये आपका कॉमर्शियल सेगमेंट में जो पेंट का हिस्सा है इसमें कितनी ग्रोथ है सर? देखिए, उसमें भी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आई है। वैल्यू उसमें डेफिनेटली थोड़ी सी लोअर है, लोअर सिंगल डिजिट ग्रोथ पे है, बट उसके अंदर में भी ऑटो ने अच्छा काम किया है, और जो जनरल इंडस्ट्रियल है उसने भी अच्छा किया है। सो ओवरऑल आई थिंक इंडस्ट्रियल और डेकोरेटिव दोनों ने अच्छा किया है। डेकोरेटिव ने डेफिनेटली उससे बेहतर किया है। सर, ये रियल एस्टेट को लेकर ना सरकार और बिल्डर्स दोनों के बीच में एक बड़े बड़े रिफॉर्म्स भी हुए हैं और नीतियां भी बदली हैं। प्राइवेट बिल्डर्स के लिए रेरा आ गया जिससे तेजी आएगी। सरकार खुद हाउसिंग फॉर ऑल के लिए काम कर रही है जो कि 22 तक कंप्लीट होना है। आप तो मेन कंपोनेंट है, पेंट बनाते हैं, आप कितने बड़े बेनिफिशियरी हैं सर? देखिए, जो बिल्डिंग न्यू कंस्ट्रक्शन है वो 10 से 12% इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट करता है। सो नया हाउसिंग एज ऑफ नो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। हमारे लिए मेंटेनेंस डिमांड काफी मायने रखती है, और अगर हाउसिंग आज आएगी तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में जो डिमांड आएगी वो बड़ी डिमांड होगी। तो हमारे लिए ऑफकोर्स हाउसिंग काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोर देन दैट मेंटेनेंस डिमांड जो आती है हाउसिंग की वजह से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ये आपके मार्जिन्स अभी कितने हैं और कुछ बढ़ते हुए दिखेंगे? क्योंकि अभी आप कह रहे थे ना कि रॉ मटेरियल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कच्चा तेल तो मैं जानता हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसका आउटलुक हमने कई कमोडिटीज के एक्सपर्ट से समझा है, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, कम चलेगा नहीं, बड़ा मूव आएगा नहीं। तो ये बात मान के चले कि मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे और सुधरेंगे? देखिए, ऐसा ये हम भी मानते हैं कि जो ऑयल है इसमें काफ़ी बड़ा मूवमेंट आने की संभावना नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऑयल से ज़्यादा हमारे लिए डेरिवेटिव्स ऑफ ऑयल इंपॉर्टेंट रखता है, और डेरिवेटिव्स ऑफ ऑयल में डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है प्राइसिंग। चाइना के अंदर में काफ़ी इन्वायरमेंटल इशू है, उसकी वजह से काफ़ी कंपनियां बंद हो चुकी है और उससे सप्लाई अफेक्ट हो रहा है, तो वो प्राइजेस को ड्राइव करती है रादर देन क्रूड ऑयल प्राइस। इनफैक्ट क्रूड ऑयल प्राइस काफ़ी लो रहेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो डिमांड और सप्लाई में गैप जरूर आएगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजे में बात करने के लिए, कंसाई नेरोलैक के रिजल्ट्स के दिन अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए 447 के लेवल पे। लेकिन महेश्वरी साहब, आपसे पूछता हूँ, ये वन वे ट्रैक पे सर ये स्टॉक, ये रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट के स्कोप है क्या, और एप्रिसिएशन देख सकते हैं हम कंसाई नेरोलैक पे? देखिए, ऑलरेडी जो स्टॉक है अपने 50 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और नतीजे भी वैसे उम्मीद से बेहतर ही थे, क्योंकि पिछले लास्ट 3 क्वार्टर के भी नतीजों पे नजर डालें तो आई थिंक 116 करोड़, 126 करोड़ और अभी 140 करोड़ ऐसा मुनाफा कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर में दिया है, और ये सारा डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी सारे फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करके। तो जहां तक मेरा मानना है इस पूरी सेक्टर में, चूंकि एशियन पेंट इस सेक्टर को लीड करता है, तो एशियन पेंट में जैसे जैसे मोमेंटम आता है तो बाकी स्टॉक्स में देखने को मिलता है, बट रिजल्ट वाइज काफी अच्छे नतीजे हैं। बट मेरा मानना है फैक्टर इन हो चुका है, क्योंकि स्टॉक काफी भाग भी चुका है, तो इस स्टॉक को सही परचेज करने का समय 400 रुपए से नीचे का रहेगा, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इस बीच कुछ शेयर आपको ना जो न्यू लिस्टिंग, हाल की जो लिस्टिंग है वो एक बार वापस दिखाना चाहता हूं, क्योंकि पहले बाजार के अंदर टूट रहे थे, अब फिर से एक बार रुकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हुडको, ये शेयर करीब अभी 1.5 से पौने 2 रुपये ऊपर है। आशीष, अभी ये जो एक थोड़ा ठहराव आया था, कुछ शेयर टूट भी गए थे, ये री एंट्री करने का वापस मौका है क्या? जैसे CDSL 400 के ऊपर था, अब मेरे को 40 रुपये सस्ता मिल रहा है, मेरे को हुडको सस्ता मिल रहा है अपने हाइस के मुकाबले, AUM फाइनेंस सस्ता मिल रहा है, 600 के नीचे मिल रहा है। ये लेके इसमें से कोई एक शेयर है आपके पसंद का? आशीष, आपसे ये सवाल, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, इनफैक्ट एक क्या प्रॉब्लम हुआ इन सारे स्टॉक्स में कि इन सारे स्टॉक में एक वन वे रैली आया पिछले कुछ दिनों पहले,
और उसके बाद में जब लिक्विडेशन हुआ तो इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रैप हो गए हैं। तो मेरा मानना है ये जो स्टॉक 3-4 हैं जिसमें एक वन वे रैली था, यहाँ पर जैसे जैसे ये बढ़ेंगे उनमें हमेशा प्रेशर आता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हाई लेवल पे ट्रैप हो गए वो उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे। तो मेरी सलाह रहेगी कि इनफैक्ट 4-5 स्टॉक में जो नई लिस्टिंग हुई है, यदि लॉन्ग टर्म कोई निवेश का नजरिया है तभी एंट्री करे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर से इन 4-5 स्टॉक में ट्रेडिंग ना ही करने की सलाह मेरी तरफ से रहेगी। सर राजेश जी, आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है लेकिन रिकॉर्ड स्तरों पर कटती हुई नजर आ रही है। मुझे पता है कॉशियस हैं आप निफ्टी बैंक पे। एक्सिस बैंक का मूव बहुत पॉजिटिव था आज निफ्टी बैंक के लिए, जिसने उसको एक नए लेवल्स तक पहुंचा दिया। ओवरऑल अभी एक्सिस बैंक का ट्रेंड क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, एक्सिस बैंक का जो रेजिस्टेंस था वो हम लोग देखते थे कि 532 535 के आसपास आता तो वो एक फिजल आउट होता था। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक्सिस बैंक ने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देके सस्टेन हो रहा है। अगर आप पिछले 3-4 दिनों का एवरेज वॉल्यूम देखो तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है, तो मुझे लगता है ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, आगे जाके भी चलेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका जो अर्लियर हाई था लगभग 640 के आसपास, क्या ये इसकी तैयारी है? तो मुझे लगता है कि हमें उसके लिए 1-2 दिन देना पड़ेगा। अगर ये 535 के ऊपर मेंटेन करेगा तो डेफिनेटली एक लॉन्ग कॉल लेना चाहिए। स्टॉप लॉस जो पोजिशनल होगा वो रहेगा 520 एंड देन वी हैव टू ट्रेल आवर स्टॉप लॉस टुवर्ड्स द टारगेट। ठीक है, वैसे मार्च ऑयल एंड गैस की बात बोल रहे थे, बार बार रिलायंस की भी बात होती, आज तक 2 साल पहले ही बात हो रही होती, क्योंकि आजकल तो लोग रिलायंस को जियो की तरह ही सिर्फ समझते हैं और जियो के बारे में ही रिलायंस के साथ जोड़ते हैं और सुनना भी चाहते हैं। एजीएम इसीलिए है, पहले एजीएम होती थी तो पता लगता था कि हाँ जीआरएम्स कैसे होंगे, कंपनी का एक्सपेंशन क्या है। अब आजकल एजीएम होती है तो जियो के एक्सपेंशन पे सबकी निगाहें रहती हैं कि हाँ उसको लेकर क्या अनाउंसमेंट होने वाली होती है। तो ये बैठक होने वाली है, फिर से एजीएम होने वाली है, लेकिन संदीप हमारे साथ पहले जुड़ चुके हैं। मुकेश अंबानी क्या बोलेंगे उसका एक थोड़ा सा ब्लूप्रिंट इनके पास भी है। संदीप, आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है क्या? सुबह 11 बजे जब बिरला मातोश्री में वो बोलेंगे, आप सही कह रहे हैं, जियो ही एक चीज है जिसके ऊपर वो ज्यादा उनके जो निवेशक हैं या जो लंबे समय से उनको होल्ड करें शेयर को, वो सुनना चाहते हैं। और हमारे पास भी अगर आप देखें पूरा जो मेरे पास खाका है ब्लूप्रिंट जो आप कह रहे हैं, उसमें जियो ही जियो है पूरी तरह से। आप देखिए पहली बात तो जो हाईलाइट रहेगी कल की एजीएम में, जियो तो रहेगा ही, लेकिन उसमें एक सस्ता 4G फोन का ऐलान हो सकता है। और डिम्पी आपको बता दें 500 रुपए का वो फोन हो सकता है, ऐसी बातचीत बाजार में चल रही है। अभी तक अगर आप देखें जो लाइफ के फोन आते हैं LYF के, 3000 रुपए 2999 का सबसे सस्ता फोन है, उसकी जो कीमत है वो घटकर 500 रुपए रह सकती है। ये सबसे बड़ा धमाका हो सकता है जो कि कल की एजीएम में, रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम में मुकेश अंबानी दे सकते हैं। दूसरी बात, जियो प्राइम के जो आंकड़े हैं उनके ऊपर थोड़ा सा जो ऐलान है वो कर सकते हैं। कितने लोगों ने एक्चुअली अपनी जो मेंबरशिप है उसे 1 साल के लिए बढ़ाया है, उसके ऊपर ब्यौरा आ सकता है। 10 करोड़ ग्राहक जोड़ने वाली ये सबसे तेज कंपनी बनी थी, लेकिन कितने लोगों ने एक्चुअली इसे सब्सक्राइब किया अगले 1 साल के लिए? तो 99 रुपीज का वो रिचार्ज जो कि 1 साल के लिए जारी रहेगा, और उसके बाद 303 रुपए का रिचार्ज जो कि प्रति महीना करना था। वो जो आंकड़े हैं, क्या वो 6 करोड़ लोगों ने किया, 7 करोड़ लोगों ने किया, उस हिसाब से क्या 2400 करोड़ का नंबर आएगा या 2800 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी बात, जो कुछ नए टैरिफ प्लान्स है उसका ऐलान भी इस एजीएम में हो सकता है। देखिए इन्होंने हाल ही में जब इनका दंदनादन ऑफर खत्म हुआ था 9 जुलाई को, तो नए जो 2 टैरिफ प्लान्स है वो भी सामने रखे थे, लेकिन अब हम जो पिकअप कर रहे हैं उसके मुताबिक 80 से 90 रुपए का जो टैरिफ प्लान है वो भी कंपनी लॉन्च कर सकती है। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये जो 500 रुपए का फोन जो लोग लेंगे उन्हीं के लिए जो 80 से 90 रुपए का प्लान है वो शायद लागू होता दिखेगा। और आखिर में जो ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं जिसका लंबे समय से मार्केट इंतजार कर रहा है, उसका लॉन्च भी हो सकता है, ऐसी बाजार में बातचीत चल रही है। जियो फाइबर के नाम से जो ब्रॉडबैंड सेवाएं इनका लॉन्च होगा, और हो सकता है कि पहले 3 महीने के लिए फ्री सेवाएं दे। और आपको बता दें जो स्पीड है वो तो काफी अट्रैक्टिव होगी, 100 MBPS की स्पीड होगी डिम्पी यहाँ पे, और उसके साथ साथ 100 GB डेटा दिया जाएगा। लेकिन इसमें केवल एक ही राइडर है कि आपको 4500 रुपए का एक जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो देना पड़ सकता है। तो ये कुछ ऐसी मोटी मोटी बातें हैं जो कि हम सुन रहे हैं। और इनफैक्ट तेल गैस को भूल जाइए, काला सिल्क को आप भूल जाइए, पूरी तरह से जियो के ऊपर ही फोकस होगा इस एजीएम में। बिल्कुल पूरी तरह से जियो के ऊपर ही फोकस है। हालांकि रिजल्ट्स का पूरा ब्यौरा भी मैं आपके सामने थोड़ी देर में रख देंगे कि इसके नंबर्स कैसे आने वाले हैं, लेकिन ये एजीएम ही अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि कल दिन भर अब एजीएम की जो न्यूज आएगी उसी पे ही कहीं ना कहीं शेयर भी मोमेंटम में दिखेगा। आशीष, आपकी रिकमेंडेशन क्या है रिलायंस को अब इस एजीएम जो कल होने वाली है इससे कैसे आंकें, कैसे जोड़ें, कैसे कनेक्ट करें? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आई थिंक हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल को पेटकेम और जो रिफाइनिंग से हटकर अब टेलीकॉम कंपनी जैसा ट्रीट कर रहे हैं, और जो भी बातें भी हो रही हैं मार्केट में या जो एनालिस्ट बात भी कर रहे हैं वो सब टेलीकॉम को लेकर कर रहे हैं, जब जो बिल्कुल पैसा कमा भी नहीं रहा है, इनफैक्ट लॉस मेकिंग बिजनेस है।
तो मैं एज ए एनालिस्ट फोकस करना चाहूंगा उनके पेटकेम बिजनेस को और रिफाइनिंग बिजनेस को, क्योंकि कैश वहीं से जनरेट हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जो उनका लास्ट क्वार्टर के नतीजे थे उसी के आसपास नतीजे रहने की उम्मीद है, क्योंकि माइनर फॉल आ सकता है जीआरएम में जो 11.5 से मुझे लगता है 11.3 तक, बट क्योंकि पेटकेम बिजनेस में काफी तेजी है पिछले 6 महीने से, उसका बेनिफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस नतीजों में मिलेगा और मैं आश्वस्त हूं इस कंपनी के आगे फ्यूचर को लेकर। नहीं आशीष जी, यही बात मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा। जीआरएम्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं 11 से 11.2 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आते हुए नजर आएंगे। मुनाफे की फिगर 1.5% आसपास गिरेगी, तिमाही दर तिमाही आधार के बारे में बात कर रहा हूं, स्टैंड अलोन बेसिस पे। नेट सेल्स 19% घटने का अनुमान है तिमाही दर तिमाही आधार पर। क्या कुछ ड्राइवर्स हो सकते हैं सर जो स्टॉक को, क्योंकि ये ऑल टाइम इनफैक्ट 1530 का लेवल बहुत समय बाद स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट साबित हुआ है इस तिमाही में, तो क्या ड्राइवर्स हो सकते हैं जो सपोर्ट करें इस प्राइस को? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि जीआरएम में यदि थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है, बहुत ज्यादा फॉल नहीं आता है, तो भी मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगा। जो पेटकेम है अगेन उससे जैसा मैंने कहा करीब 3,800 से 4,000 करोड़ तक का मुनाफा पेटकेम बिजनेस ही कंट्रीब्यूट करेगा। और ये जो अनाउंसमेंट एक स्वीटनर जैसे अनाउंसमेंट है, जियो फाइबर और ये सारे जो नए डेवलपमेंट है, 500 रुपए का फोन वगैरह, ये आई थिंक थोड़ा सा टाइम के लिए मार्केट को एक्साइट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जो यदि 1 साल का नजरिया है तो मुझे लगता है रिलायंस पे यदि प्ले करना है तो पेटकेम बिजनेस को कोर रख के प्ले करेंगे तो बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, तो मोटा मोटी रिलायंस को लेकर एक आपको व्यू यहाँ पे मिल चुका है। एक शेयर मैं सुमित आपसे इनफैक्ट एक शेयर जरूर पूछना चाहूँगा, ये है MGL। ये वापस 985 हो गया है। ये 985 980 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 40 रुपये चलेगा या तो 40 रुपये टूट जाएगा। अभी कुछ टिक आ रहे हैं, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। ये 40 रुपये चलने की तैयारी कर रहा है क्या? यस बिल्कुल, ये 40 रुपये ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है। MGL ने पिछले 4 से 5 दिनों में एक फॉल दिखाया है, ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है और हमें 1010 के लेवल से 980 के लेवल देखने को मिले हैं। अभी 980 के लेवल से वापस ऊपरी चाल पकड़ेगा, जिसके अंदर हमें ऊपर में 1010 और 1040 तक 50 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। यानी प्रेजेंट लेवल से 50 से 60 रुपये की तेजी मिल सकती है हमें MGL के अंदर। आई थिंक MGL के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। 970 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में 1010 1040 50 तक के टारगेट्स हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 970 का स्टॉप लॉस। राजेश जी, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों के चार्ट्स देख के बताएं, ये एफएनओ में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन में है सर, स्पेशली नतीजे आने के बाद दोनों स्टॉक्स में और तेजी बढ़ गई है। ये तेजी अभी और देखने को मिलेगी कि एक्सपायरी से पहले? यस, देखने को मिलेगी क्योंकि एक्सपायरी के पहले शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे एंट्री कहाँ ले, क्योंकि इट इज ट्रेडिंग एट इट्स 52 वीक हाई। सो मेरे लिए ये अवॉइड लिस्ट में ही रहेगा, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग मोमेंटम जो है उसको आपको इंट्राडे बेसिस पे आर्ली चार्ट पे देखना पड़ेगा, जो कि अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। और पोजिशनल बेसिस में इतना ही कहूँगा, अगर पोजिशन है तो आप इसे होल्ड रखें। मुझे लगता है एक्सपायरी में ये और ट्रिगर होगा, लेकिन कितना होगा, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है, तो कितना होगा ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। इस बीच एक बार मैं मार्केट पे और मार्केट का हिस्सा आपको वापस दिखाना चाहता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है। मार्केट इस समय सिर्फ 18 अंक नीचे है। अब आप जरा NSE और BSE के एडवांस डिक्लाइन दिखाइए, वहाँ से आपको दिखेगा ये 18 अंक का मतलब क्या हो रहा है। ये 18 अंक का मतलब है कि अभी डिक्लाइंस ज़्यादा हैं, ये NSE का है। अब जरा BSE का डाटा दिखाइए। BSE के अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी डिक्लाइंस ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा गैप नहीं है। अब जरा NSE के 51 शेयर्स दिखाइए, यहां से आपको दिखेगा कि गैप ज्यादा है। ये 35 शेयर इस समय टूटे हुए हैं और 16 शेयर सिर्फ बढ़े हुए हैं। यानी कि आज बाजार के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा गिरावट नहीं है, वहां पे थोड़ा ठहराव है, लेकिन कुछ फ्रंटलाइन काउंटर्स ज्यादा टूट रहे हैं। इस वजह से निफ्टी के 51 शेयरों में से ये गिरावट आपको ज्यादा दिख रही है बनस्पत टोटल अगर आप देख रहे हैं। ये कुछ एक लूजर्स हैं, टाटा स्टील, भारतीय इंफ्रा, NTPC, कोटक महिंद्रा बैंक। और ये बात बिल्कुल तय होती है कि जब कुछ फ्रंटलाइन काउंटर्स टूटे तो इंडेक्स मैनेज भी होता है। आशीष, ये इंडेक्स मैनेज हो रहा है या फिर ये फ्रंटलाइन काउंटर टूटने का मतलब है कि अब बढ़त है, एक बार कैप हो गई है, अब हम ज्यादा चलेंगे नहीं, हो सकता है 200 पॉइंट की गिरावट दिखा दें निफ्टी पर? मेरा इसमें मानना ऐसा है कि
इनफैक्ट थोड़ा सेक्टोरल चर्निंग हो रहा है। जैसे टाटा स्टील जैसे स्टॉक पिछले 2-3 दिन से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो आज मुनाफा वसूली हो रही है। रिलायंस ने कल परफॉर्म किया तो थोड़ा सा आज उसमें मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और एक यदि आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस देखें तो वहां पे कोई नर्वसनेस नजर नहीं आती है। तो मेरा मानना है कि एक चूंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो उससे पहले थोड़ा सा हमेशा नर्वसनेस रहती है। सेकंड, ये जो 4-5 स्टॉक जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं उसमें बहुत सारे ट्रेडर स्ट्रकअप हो गए, तो जिसके कारण से जो एक मोमेंटम और जो ट्रेडिंग बाजार में काफी रोबस्ट वॉल्यूम दिखते थे वो थोड़ा सा कम हो गए हैं। और तीसरा मेरा मानना है कि जो एक्शन ज्यादा रहेगा इस पूरे महीने में वो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स में रहेगा। तो आज जैसे आज बजाज के दोनों कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे तो जरूर वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई पर है, पर वायर आज भी अवेलेबल है जो उसको इस वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं। तो वैल्यूएशन उन्हीं कंपनियों के अभी मेरा मानना है रिच होंगे या भाव बढ़ेंगे जिनके नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है या थोड़ी सी पोजीशन ली जा रही है। तो मार्केट ओवरऑल शायद कहीं नहीं जाए, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बेट करना बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, कुछ एक स्टॉक्स में जल्दी जल्दी सुमित आपके सामने रखता हूं, जरा मेरे को आउटलुक देते जाइएगा। एक तो ग्रेफाइट, क्या इसको अभी और भी रखा जा सकता है? 200 हो गया, ये 150 से 200 आ चुका है करीब करीब। ये अभी भी प्रॉफिट बुक करें या फिर इसको रखें? डिम्पी, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करके रखें क्योंकि ये स्टॉक ने पिछले 10 से 15 दिनों का मूव को आज एक ही दिन में एंगल्फ किया है, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक। हो सकता है शायद ये स्टॉक यहाँ से रैली एक्सटेंड करे और हमें 215-220 तक के लेवल्स भी दिखा दे, बट फ्रेश बाइंग एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 192-193 के आसपास लगाना पड़ेगा। 520 से सीधा 540 हो गया आज में एक्सिस बैंक, रखें या फिर बेच दें? बिल्कुल रख के चलना चाहिए। एक्सिस बैंक में तो ब्रेकआउट आया है, ये स्टॉक ने लास्ट 6 महीने का कंसोलिडेशन बैंड को आज एक दिन में ब्रेक किया है और बहुत अच्छा मूव है। और बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा दिख रहा है और बैंक निफ्टी में भी ऐसा लगता है कि एक बार 2-3 दिनों में और मजबूती देखने को मिलेगी। एक्सिस बैंक का क्लासिक ब्रेकआउट है ये स्टॉक, यहाँ से ऊपर में इमीडिएटली 550 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो लेवल टूटने के बाद हमें 580 तक का मूव दिखा सकता है इसी रैली के अंदर। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन होल्ड करके रखें। रेणुका शुगर 3-4 दिन में करीब 10% ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, दिन के उच्चतम स्तर पर है, रखें या फिर बेच दें? रेणुका शुगर के अंदर इमीडिएटली 17 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस है, ये लेवल टूटने के बाद ही इसके अंदर फ्रेश अप मूव देखने को मिलेगा। अगर जिन भी लोगों ने लास्ट हफ्ते से 10 दिन के अंदर बाइंग करी है एक बार पोजीशन होल्ड करें, शायद हो सकता है शुगर सेक्टर मोमेंटम में है और इस बार रेणुका के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो 3 रुपए की तेजी और देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 19 से 20 रुपए के लेवल दिखा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करें, पोजीशंस को होल्ड करें, 16 रुपए 10 पैसे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। आशीष जी, ये सिंटेक्स में क्या हो रहा है? यहाँ पर वन वे ट्रैक पे इस समय स्टॉक कामकाज कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली आज के सत्र में भी बाइंग देखने को मिल रही है। क्या आप ट्रैक कर रहे हैं स्टॉक को? कोई रिकमेंडेशन दी हुई है आपके हाउस ने स्टॉक के ऊपर? सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का बात करें? जी बिल्कुल, आज 8% ऊपर है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, अब 38 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। जी, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिला है और मेरा मानना है कि चूंकि रिजल्ट सीजन है और यहाँ पर जो कंपनी के नतीजे इस क्वार्टर में अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि जो प्लास्टिक रिलेटेड बिजनेस है उसमें ओवरऑल काफी रोबस्टनेस है। सेकंड, उनका जो यूएस ऑपरेशंस है वहाँ पे भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है वर्किंग में। तो मुझे लगता है प्री रिजल्ट बाइंग सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में देखी जा रही है और मे बी 42 to 45 लेवल्स भी यहाँ पे पॉसिबल है। क्योंकि रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है ना, तो आपको रिजल्ट से बिल्कुल रूबरू होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे नंबर्स आ रहे हैं। अभी अंचल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 2 कंपनी है, अशोक लीलैंड, विप्रो, इसके नंबर्स कैसे हैं एक बार उनसे डिस्कस कर लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं। अंचल, अशोक लीलैंड के नंबर्स क्या देखिए, 104, 105 ये शेयर थोड़ा होल्ड कर रहा था, ये नंबर्स पे या तो 5-7 रुपए चलेगा या तो 5-7 रुपए टूटेगा। नंबर्स किस तरफ झुकाव है, चलने की तरफ या टूटने की तरफ? डिम्पी, जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से टूटने की तरफ ज्यादा झुकाव है, क्योंकि एक बार फिर एक क्वार्टर में प्रेशर रह सकता है अशोक लीलैंड के केस में। आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, 8.6% इस बार क्वार्टर में वॉल्यूम गिरती हुई दिखेगी वाई बेसिस पे, तो वहीं रेवेन्यूज में करीब 3.5% की गिरावट आ सकती है। जो इनका सबसे बड़ा कारोबार है मीडियम एंड हैवी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, वहां पे सेल्स करीब 17% गिरने का अनुमान है और वो चीज डेंटिंग रहेगी। अगर हाँ किसी रीजन की वजह से ये वॉल्यूम इतना नहीं गिरावट आती है एमएनएचसीवी में, तो डेफिनेटली थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही बात करें जीएसटी का इम्पैक्ट, देखिए जीएसटी का इम्पैक्ट
कमर्शियल व्हीकल स्पेस में बहुत अलग पड़ा है। हुआ क्या है, जो लोग खरीदना चाह रहे थे कमर्शियल व्हीकल, उन्होंने जीएसटी लागू होने तक अपनी बाइंग को टाल दिया, तो उसकी वजह से जो एंड ऑफ जून में सब इनकी सेल्स आती थी वो थोड़ी रुकी है, उसका डेंट लगेगा। साथ ही जो थोड़े बहुत डिस्काउंट्स कंपनी दे रही थी वो मार्जिन पे प्रेशर डालेगी, और करीब करीब उम्मीद की जा रही है जो एबिटा मार्जिन है वो इस बारी 11.2% से घट के 9.4%, ऑलमोस्ट 1.8% की गिरावट एबिटा मार्जिन पे आएगी। एक और बड़ी चिंता रहेगी रॉ मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि वो बढ़ रही है, मेटल प्राइसेस बढ़े तो सीधा डेंट कंपनी के बेटा मार्जिन पे आएगा। जहां तक रही बात बॉटम लाइन की, 38% कंपनी का मुनाफा गिर सकता है, 180 करोड़ के आसपास पोस्ट कर सकती है मुनाफा। दो प्राइमर रीजन है इसके। सबसे पहले तो अदर इनकम करीब 10 से 20% गिरने का अनुमान है, तो वहीं टैक्स पे आउट जो है वो इस बार हेवी रह सकता है, ऑलमोस्ट 20 से 25% टैक्स पे आउट बढ़ सकता है। अगर इन दो आंकड़ों में कुछ बदलाव होता है, यानी अदर इनकम थोड़ी स्टेबल आती है और टैक्स पे आउट उतना हैवी नहीं होता है, तो डेफिनेटली मुनाफे में टर्न अराउंड दिखेगा। ठीक है आशीष, आपने नंबर सुन लिए हैं, आउटलुक अपना दीजिए, अशोक लेलैंड पे क्या करना है? देखिए मैं तो इनफैक्ट इस स्टॉक को अब होल्ड करने की सलाह दूंगा। मेरा मानना है ये इस स्टॉक में जो मोमेंटम आया है काफी समय बाद आया है, ये बिल्कुल एक लैगार्ड स्टॉक रहा है ऑटोमोबाइल स्पेस में, बट जो पिछले 2-3 महीनों से जो उनके नंबर्स में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है वो थोड़ा पॉजिटिव है। जैसे लास्ट जून के उनके ऑटो सेल्स के नंबर ही देखें तो करीब 11% का इंक्रीज हुआ, और जो मैक्सिमम इंक्रीज आया वो मीडियम एंड जो HCV व्हीकल जो उनका कोर है वहां से आया। तो मुझे लगता है कि प्री GST भी वो अपना माल बेच पाए, क्योंकि जून में उन्होंने 11% ज्यादा बेचा, तो कोई बहुत ज्यादा निगेटिव होगा नतीजों में, ऐसा मुझे मानना नहीं है। और मेरा इस स्टॉक के लिए टारगेट करीब 120 रुपए रहेगा अगले 3-4 महीने के लिए। लेकिन विप्रो के भी नतीजे आने वाले हैं, बाजार बंद होने के बाद वो आ जाएंगे। अंचल, उस पर क्या अपडेट है? क्या लगता है यहाँ पर इस बार डिसअपॉइंट करेगी ये कंपनी, या फिर हो सकता है कि टर्न अराउंड होता हुआ नजर आए? देखिए विप्रो का पूरे नंबर्स 3 फैक्टर्स पे बेस्ड है रजत। इनका टोटल क्रॉस करेंसी इंपैक्ट कितना सपोर्ट मिलता है, रुपये की वजह से कितने मार्जिन टूटते हैं, और जो वेतन बढ़ोतरी वीजा कॉस्ट है वो कहाँ रहती है। जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है उसके हिसाब से विप्रो की आय में करीब 5% की गिरावट आ सकती है, तो वहीं डॉलर आय जो है वो 0.5% तक बढ़ती हुई दिखेगी। क्रॉस करेंसी के फ्रंट पे अगर आप बात करें सिर्फ तो क्रॉस करेंसी का सपोर्ट करीब 0.5% तक विप्रो को आता हुआ दिखेगा डॉलर आय में, लेकिन रुपी अप्रिसिएशन का डेंट ऑलमोस्ट 1% तक का डेंट लग सकता है मार्जिन पे, और वहीं वीजा कॉस्ट और जो इनकी ओवरऑल क्या कहते हैं वेतन बढ़ोतरी की खर्च है उसकी वजह से करीब 0.5 से 1% का इंपैक्ट आ सकता है मार्जिन पे। नेट एबिट मार्जिन जो है वो 17.75% से घट के 16.5%, करीब 1.25% की गिरावट एबिट मार्जिन पे आ सकती है। बॉटम लाइन के केस में बात करें तो अन्याय में कमी आ रही है, वो हमने अक्रॉस द बोर्ड TCS में भी देखा, इन्फी में भी देखने को मिला कि अदर इनकम रिलेटिवली कम रहा, और Q1 नॉर्मली हेवी टैक्स पेइंग क्वार्टर रहता है IT के लिए, तो उसका एक इंपैक्ट मुनाफे पे आएगा, और यही कारण है कि प्रॉफिट करीब 13-13.25% गिरता हुआ दिखेगा क्वार्टर के दौरान। ठीक है राजेश, एक बार जरा आप इस चार्ट को देखिए और इसका डेरिवेटिव्स को डाटा को भी देखिए विप्रो। कल हमने हेमंत ठकराल से भी पूछ रहे थे कि विप्रो का डाटा कुछ और है, नंबर्स कुछ और हैं। ये कल भी चल रहा था, आज ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। मैं तो नहीं कहूँगा टूट गया, क्योंकि बाजार के टूट के सामने कुछ नहीं है, ये 0.5% की गिरावट। ये कल नंबर्स के साथ कैसा बिहेव करेगा? नंबर्स वीक है ऐसा मान के चलिए आप। डिम्पी, मुझे लगता है विप्रो का फर्स्ट टेक्निकल आउटलुक अगर देखो तो 270 के आसपास एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनता है, यानी 270 जब तक निकालता नहीं तब तक मुझे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी विप्रो, यस माय चार्ट इज नॉट वेरी क्लियर हियर, या डिम्पी वन सेकंड, या 270 के आसपास के इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है, तो मुझे लगता है कि जब तक ये लेवल निकालता नहीं तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग ना करे। ऊपर से लॉन्ग लिक्विडेशन प्रेशर है, अगर आज का ओपन इंटरेस्ट भी देखो तो रफली 6% का एक ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, और सामने प्राइस टूटा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉन्ग लिक्विडेशन प्रेशर है, तो अगर आपके पास पोजिशन है तो मुझे लगता है एक बार के लिए हल्का करना चाहिए। ठीक है, पोजीशंस को लेकर थोड़ा बचना चाहिए, लेकिन नहीं जाना चाहिए। और एक काम आप कर भी सकते हैं, जहाँ पे कंफ्यूजन हो ना उसको छोड़ना बेहतर है, जहाँ पे क्लैरिटी हो वही चलिए। इसी क्लैरिटी वाले कुछ एक सौदे हमने आपको बताए थे थोड़ी देर पहले ही, उसमें एक राजेश ने ही आपको सौदा दिया था, वो था इंजीनियर्स इंडिया का। इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर है, हमने उस समय बात की थी कि अब 162 पार कर चुका, अब तक कोई एनालिसिस को देख क्यों नहीं रहा। राजेश ने देखा 172 तक के टारगेट दिए, ये 2 से ढाई रुपये तो अभी भी चला है, ये पिछले 10-15 मिनट में ही 2 से ढाई रुपये चल के 7 रुपये की बढ़त अब दिखा रहा है। राजेश इसको बने रहे, इसको BTST भी करें ना, कंफर्म हो गया?
डेफिनेटली इसको आप BTST भी कर सकते हो, आप इसको इसमें बने रहना चाहिए क्योंकि इसका जो प्राइस पैटर्न है बहुत अच्छा है, बहुत ही स्ट्रांग है। डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, अगर यहाँ से नीचे टूटता भी है डिम्पी, जैसे अगर आपको याद है हम लोगों ने कोल पे बात की थी, कोल का जो स्ट्रक्चर था वो भी ऐसा था, रुक रुक के चलने वाला काउंटर, ऐसा नहीं कि एक दिन में भाग जाएगा। सेम स्ट्रक्चर इंजीनियर्स का भी है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो जनरली ऐसे काउंटर्स में मोमेंटम जो होता है वो क्विक हो जाता है और सामने एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के सामने अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है विद वॉल्यूम तो मुझे लगता है टिल एक्सपायरी इसमें मोमेंटम रहेगा। लेकिन आशीष जी, एक पॉकेट है केमिकल स्टॉक्स जिसमें आज के सत्र में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। ये एक पेरिफेरल सेक्टर के तौर पे बहुत स्मार्टली गेन कर रहे हैं सर, काफी ऐसे स्टॉक्स हैं। क्या आप कोई भी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं किसी भी केमिकल स्टॉक्स को? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा रीज़न है केमिकल स्टॉक्स के परफॉर्म करने का कि सबसे पहले जो चाइना में जो फैक्ट्रीज बंद हुआ पॉल्यूशन रिलेटेड फैक्टर्स के चलते, तो जो इंडियन कॉर्पोरेट से जो इम्पोर्टर थे चाइनीज मटेरियल के, वो एक्सपोर्टर में कन्वर्ट हो गए। तो इनफैक्ट यदि पिछले 2 साल की वर्किंग देखें कंपनियों की, तो ऑलमोस्ट कंपनियां जो एक फाइनेंशियल ट्रबल में थी और अब जाके वो डेट फ्री होने की कगार पे आ गई हैं। तो एक उनका पूरा फॉर्च्यून चेंज इन कंपनियों का हो गया है यहाँ पर। तो मेरा मानना है केमिकल में जैसे बोडल केमिकल है या विंती ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने डेट में काफी कमी की है और परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, देखा जा सकता है। बट आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा इस सेक्टर के स्टॉक 50 हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, तो किसी एक करेक्शन का इंतजार करके पोजीशन लेना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, मैं आपको 2-3 चीजें और नोटिस करवाना चाहता हूँ, जिसको सबसे पहले हमने आपके सामने बात रखी थी। एक तो ऑप्टिकल फाइबर वाले शेयर्स, आज स्टरलाइट टेक पे सर्किट लग गया, ये 20% के सर्किट पे लॉक हो गया है जाके। अब आप अक्षय ऑप्टिक फाइबर को देखिए 6% ऊपर है, 30,000 करोड़ रुपए का ऑप्टिकल फाइबर अभी और बिछना है। आज सुबह दीपाली ने भी आपको बताया था और सुबह 7:30 बजे संदीप ने भी आपके सामने जानकारी रखी थी। HFCL कल हमने ब्रेकआउट के तौर पर उतारा था, आज भी 16 रुपए के ऊपर एक कामकाज कर रहा है। ये सभी कंपनीज के अंदर एक मोमेंटम है। कल हमने सबसे पहले आपके सामने HPCL ONGC के बारे में बात रखी थी। कल जब ये सुगबुगाहट थी कि हाँ कैबिनेट के अंदर फैसला होगा, हमने बकायदा नरेंद्र तनेजा को जोड़ा था अपने साथ, हमने कई मार्केट के एनालिस्ट को जोड़ा था और हमने कल ही ये समझ गए थे कि काफी हद तक ONGC के हक में बात जाती हुई दिख रही है, HPCL इससे दूर रहेगा। आज हमने HPCL की मैनेजमेंट मिस्टर MK सुराना से भी बातचीत की, जो इस कंपनी का हिस्सा बनने वाले हैं। उन्होंने क्या बोला, किसको फायदा होगा, कैसे कंपनी काम करेगी, एक बार पहले उनको सुनिए। शायद शॉर्ट टर्म में ONGC को ज्यादा फायदा होगा इससे, क्योंकि अभी क्रूड प्राइसेस लोअर है और HPCL की प्रॉफिटेबिलिटी अभी ONGC से ज्यादा है। लेकिन इस तरीके के जो निश्चय किए जाते हैं वो एक बहुत शॉर्ट टर्म व्यू लेके नहीं किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू में यदि क्रूड प्राइस ऊपर जाती है तो उस केस में HPCL को भी फायदा होगा। इमीडिएट फ्यूचर में यदि MRPL और HPCL के साथ जाती है तो उसमें HPCL को फायदा है। ओवरऑल जो है दोनों का बिजनेस मॉडल जो है उसमें एक डिरिस्किंग इमीडिएटली आ जाती है सिस्टम में, और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी दोनों कंपनी की एज ए ग्रुप काफी बढ़ जाती है। तो सारी कैलकुलेशन हमको खुद HPCL के मैनेजमेंट से हमको मिली है कि कैसे ONGC को बेनिफिट मिलेगा। MRPL के साथ वेंचर करके खुद HPCL भी बेनिफिशियरी बन जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आशीष, जो HPCL की मैनेजमेंट बोल रही है, ये व्यू आपका भी है ना कि प्राइमा फेसी तो ONGC चलेगा, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में HPCL और MRPL के भी दिन फिर जाएं? इनफैक्ट HPCL तो हमेशा से अच्छी कंपनी रहा है और ONGC के कंपैरिजन में शेयर होल्डर को रिवॉर्ड भी HPCL ने ज्यादा दिया है। और मेरा मानना है अब एक एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट टाइप क्रिएट होगा, क्योंकि ग्लोबली भी यदि आप देखें तो बहुत थोड़ी सी कंपनियां ही हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में और वो काफी जाइंट कंपनीज हैं। और इंडियन सिनेरियो में बहुत सारी मिड साइज कंपनीज हैं। तो एक ये लॉन्ग टर्म में इनफैक्ट ONGC और HPCL दोनों शेयर होल्डर के लिए पॉजिटिव है। HPCL के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए और इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सब्सिडरी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले ऐसा बात की जा रहा था कि वो शायद मर्जर हो जाएगा और HPCL की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तो वैसा नहीं होना भी HPCL शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव रहा है। और मेरा मानना है सिर्फ 51.1% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, सिर्फ उसकी थोड़ा शेयर होल्डिंग चेंज हो गया है क्योंकि अब ONGC उसको लीड करेगा। उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा लाइफ में चेंज आएगा ऐसा मेरा मानना नहीं।
ठीक है, इस बीच आप फोर्स मोटर देखिए, एक तेज गिरावट इसके अंदर आई है, क्योंकि नीचे आप जो पट्टी देख पा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में इसके नंबर्स हैं। इसके नंबर्स में इसका मुनाफा घट गया, ये 51 करोड़ का था, अब घट कर आ गया 30 करोड़ रुपया, और ये इस शेयर को तोड़ रहा है। ये 4% नीचे आया, मुनाफा अनुमान से कम आया और ये शेयर टूट रहा है। 4000 का शेयर है। अब यकीन मानिए, ये सिर्फ 3 साल पहले 500 रुपए का शेयर था, अब ये 4000 का शेयर है, लेकिन इसका मुनाफा इस बार घटकर आया। ये 50 करोड़ के मुकाबले 30 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है, और आय में भी हमने देखा, हालांकि वो फ्लैट है, किसी तरह की कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई है, आय बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन सिर्फ मुनाफे के दम पे ही ये शेयर 3 से 3.5% तिमाही भी देखिए ना, तो हायर लेवल पे जो एक सस्टेनेबल मूव दे रहा था पिछले कुछ एक साल से, वो इस तिमाही में नहीं दिया है फोर्स मोटर्स ने। हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पे विजिबल थी, क्योंकि 4700-4800 की रेंज से टूटता अब ये 4100 के लेवल पे आ गया है। वैल्यू की ही बात है, और वैल्यू को ही लेकर एक बार सुमित से पूछ लेते हैं। सुमित, ये अभी नंबर्स तो ठीक नहीं आए हैं, शेयर टूट गया 4%, कोई इमीडिएट कोई बेस है जहां पे रुकेगा, या फिर ये फ्री फ्लो भी हो सकता है? देखिए, फोर्स मोटर के अंदर अभी वीकनेस देखने को मिल रही है। फोर्स मोटर में एक बड़ा क्रैक देखने को मिला है, और पिछले इनफैक्ट 1 महीने का सपोर्ट तोड़ दिया है स्टॉक ने, और ये जो फाइनल सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो है अभी 4090 के आसपास। अगर ये लेवल भी टूट जाता है स्टॉक का, तो फिर और वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें 200 पॉइंट का फॉल दिख सकता है। आई थिंक कुछ गड़बड़ है स्टॉक के अंदर, शायद पूरा इम्पैक्ट ही इसका ही है रिजल्ट का। शायद हो सकता है कि अगर ये 4060 4080 के लेवल्स अगर टूटते हैं, तो शायद 150 से 200 पॉइंट का फॉल हमको और देखने को मिल सकता है फोर्स के अंदर। ठीक है, एक बार 4100 तोड़ देगा ना, तो थोड़ा सा और गिरावट भी आ सकती है, इसलिए जल्दी से किसी भी तरह के पुल बैक के लिए आप मत उतरिएगा। ये थोड़ा सावधानी बरतिए, अभी थोड़ा शेयर से दूर रहिए। मैं कह रहा हूँ शॉर्ट भी मत कीजिए, सिर्फ देखिए, आप कुछ मत कीजिए। फोर्स मोटर के रिजल्ट की डस्ट को पूरी तरह से सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। एक दिन ट्रेड नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फोर्स मोटर कहीं भागा नहीं जा रहा, अभी इसी रेंज में है, पिछले 4-5 दिन से तो कहीं नहीं गया, यहीं पे था। तो आज रिजल्ट का इंपैक्ट थोड़ा इसको सेटल हो जाने दीजिए। लेकिन इसी तरह का एक और शेयर आपको दिखाता हूँ जो F&O बैन में है, वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। ये करीब 4% अभी ऊपर है। जब से इसकी डील कैंसिल हुई है, तब से शेयर टूट के 200 से भी टूटा था और 150 के भी नीचे चला गया, उसके बाद F&O बैन में आ गया। राजेश, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई चीज F&O बैन में चली जाती है तो इसके अंदर इस तरह का मूव कैसे आने लगता है। ताजा खरीदारी होती नहीं है, शॉर्ट आप कर नहीं सकते, या तो सिस्टम में या तो वो कवरिंग करते होंगे, या तो उन्हीं की तरफ से प्रेशर मेंटेन रहता होगा। ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की बदौलत चल रहा है। अगर चल रहा है तो कितना और चलेगा? You are absolutely right, Dimpy. In fact, you forget to mention Just Dial today. Just Dial का भी सेम सिनारियो है, 8% ऊपर था, बैन में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फोर्टिस का भी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत वैसा ही है, लेकिन एक बात ऐसा टेक्निकली मेरा थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि देखिए, डेली चार्ट पे इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है, वॉल्यूम भी है, तो क्या यहाँ से पुल बैक लेगा? अगर लेगा तो कहाँ तक? तो अगर यहाँ पे कॉन्ट्रा खेलना है, तो मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में, चूंकि इसमें बेयर का एक प्रेशर है, बेयर का एक सप्लाई है, तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 160 तक जाएगा। वेराज अगर इसको मैं वीकली चार्ट पे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसका जो बड़ा करेक्शन है ये अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि इसमें जो बुल ट्रैप हुआ है वो 220-230 से लेके हुआ है, और अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको देयर इज नो रेस्पाइट फॉर देम। तो मुझे लगता है अगर ये करेक्शन ऐसा ही चलता रहा, तो मुझे लगता है कि देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी। मैं अभी आपके पास, राजेश, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। मेरे साथ तो ONGC के चेयरमैन मिस्टर DK सराफ जुड़े हैं, एक बार उनसे पहले बातचीत करते हैं। सराफ साहब, शुक्रिया बल तो जीवन को समय देने के लिए। ये आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज सुनाई दे रही है सर? मिस्टर सराफ, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? अच्छा, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि ONGC और HPCL, ONGC और HPCL अब आगे मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। सर, HPCL को जुड़ने की खुशी है, या फिर ये ठीक है, एक सरकार के सर से औपचारिकता थी जो पूरी हो रही है, या फिर खुशी भी है? ये तो बहुत खुशी का विषय है और बहुत अच्छा विषय है, और ONGC ने ही सरकार को प्रपोज किया था कि हम जो सरकार के शेयर्स हैं HPCL में, उनको हम परचेज करें। ये ONGC का ही प्रपोजल था सरकार को। ठीक है। अब सर, तो इसमें हमको वास्तविक रूप में खुशी है। ठीक है। अच्छा सर, अब सिनर्जी कैसे डेवलप होंगी
हम आज एचपीसीएल के मिस्टर सुराना जी से बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हाँ प्राइमा फेसी ओएनजीसी को अच्छा रहेगा उनके साथ जुड़ना, हमारे को भी फायदा मिलेगा लेकिन थोड़ा डिले होगा। ये आप मिलकर अब काम कैसे करेंगे, कच्चे तेल की उठापटक को कैसे झेलेंगे, वर्क कल्चर कैसे बनेगा सर? देखिए एचपीसीएल एक बहुत अच्छी वेल मैनेज्ड कंपनी है, उसका बहुत ही काबिल मैनेजमेंट है और वो इंडिपेंडेंटली काम करता रहेगा जैसे अभी कर रहा है। ऑन द ग्राउंड देयर वुड नॉट बी एनी डिफरेंस सो फार एज देयर वर्किंग इज कंसर्न, इट वुड रिमेन सेम। अच्छा मिस्टर शराफ, होता क्या है ना, बिकॉज दैट वुड कीप ऑन फंक्शनिंग। जी बोलिए सर, बोलिए प्लीज। Because they would keep on functioning as an independent separate company, though they would be a subsidiary of ONGC, but they would decide their own policies and they would continue to work as an independent company. जब सर कोई कंपनी किसी कंपनी के साथ जुड़ती है ना तो नफा नुकसान भी जानना चाहती है, कैलकुलेट करना चाहती है। ये एचपीसीएल आपके लिए एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, ओवर वैल्यूड कंपनी है, या किसी तरह का कोई प्रीमियम नहीं है? हमारे लिए एचपीसीएल एक बहुत अच्छी कंपनी है, एक वेल मैनेज कंपनी है। नहीं सर, आपको क्वांटिफाई करना होगा जो जिस मार्केट कैप के लिहाज से एचपीसीएल यहां पर कामकाज कर रही है उस लिहाज से क्या ये अंडर वैल्यूड कंपनी है जो ओएनजीसी के हाथ आ रही है अब? ये कंपनीज का वैल्यूएशन तो मार्केट्स करती हैं, हम कंपनीज का वैल्यूएशन करने वाले कौन लोग हैं? ठीक है, कोई बात नहीं मिस्टर शराफ, मैं कुछ आगे बढ़ता हूं, मैं कुछ अब फाइनेंशियल्स पे आ जाता हूं। अब बात सिर्फ ये आ रही है कि ओएनजीसी को लेना है एचपीसीएल को, यानी कि अधिग्रहण करना है। ये पैसा कहां से आएगा? हमारे पास जो हमने एनालिसिस किया आपकी ही बैलेंस शीट, आपकी ही वेबसाइट से, वो हमको ये समझ में आया कि एक आईओसी का हिस्सा आपके पास पड़ा हुआ है, या तो आप वो बेच देंगे, नहीं तो आप बैंक के पास जाएंगे, पैसा वहां से जुटाया जा सकता है। दोनों में से सर कौन सा तरीका अपनाएंगे आप? ये देखिए, समय आने पर हम इसको देखेंगे कि कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। हम जो भी ठीक उस टाइम लगेगा हमको वो करेंगे। ठीक है, इसकी सर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आईओसी से आप चले जाएंगे बाहर और एचपीसीएल को जोड़ लेंगे, क्योंकि वो तो जोड़ रहे हैं, वो तो आप ये तो तय हो गया। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? मैं फैसला आपका ही है, आपके बोर्ड को ही लेना है, लेकिन फिर भी कितनी गुंजाइश है आईओसी एचपीसीएल दोनों के साथ रहने की या फिर एक के साथ ही रहने की? देखिए, आज की तारीख में यह एक काल्पनिक विषय है और इसका कोई जवाब नहीं बनता है। जब ये चीज आएगी उस टाइम हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, कोई बात नहीं, जब समय होगा तो ये फैसला हम आपकी तरफ से उम्मीद भी करें कि जी बिजनेस सबसे पहले आपके साथ जुड़ेगा और आपसे हम ये बात जानेंगे भी। अच्छा मिस्टर शराफ, ये एक चीज और जानना चाहते थे, ये कच्चे तेल को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि दोनों ही कंपनी एचपीसीएल और ओएनजीसी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो आपका आउटलुक क्या है? कच्चे तेल के बारे में तो हमें ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो प्राइसेस हैं 45-50 के आसपास ही घूमेंगी। मिड टर्म में थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हमको कीमतों में उछाल नहीं लगता। सर, ये एचपीसीएल तो अब ओएनजीसी के पास होगी, एक सब्सिडी की तरह उसमें कामकाज होगा, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द ऑयल मार्केटिंग स्पेस है, ऑयल एंड गैस स्पेस का आप भविष्य बताएं सर। भारतीय ऑयल एंड गैस स्पेस का भविष्य क्या होगा, स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का? बीपीसीएल और आईओसी के बारे में पूछ रहा हूं। नहीं, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं जो मैं इसको बता पाऊं, लेकिन जो बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, रिफाइनिंग कंपनीज हैं, काफी अच्छा काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि और भी अच्छा काम करेंगी भविष्य में। एक शरफ साहब, एक चीज मेरे से आपसे और जाननी थी, ये ओपन ऑफर को लेकर थोड़ी सी बात मार्केट में थी कि पता नहीं आएगा, कितना टफ हो जाएगा, कितना आसान होगा। अभी जो हमको जानकारी है, शायद किसी तरह का कोई ओपन ऑफर नहीं आ रहा। ये कंफर्म एक बार आप मेरे को कर दीजिए कि हाँ, किसी तरह का कोई ओपन ऑफर नहीं है, कंपनी सीधा एक्वायर अधिग्रहण करेगी। देखिए, इसमें जो भी कानूनी व्यवस्था है देश की,
उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा और उससे डेविएट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। और जो मेरी समझ है, जितना मैंने नियम वगैरह को पढ़ा है, उसके हिसाब से ये इस तरह का कोई लगता नहीं है कि इसकी कोई आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा सर, ये डील कब तक पूरी हो जाएगी? अभी तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है, क्योंकि आपके साथ ही अधिग्रहण हो रहा है एचपीसीएल का। ये कामकाज कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, इसके बारे में जो सेलर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको डिसाइड करना है कि वो क्या प्रोसेस इसमें अपनाएंगे, और हमें उनसे बात करनी है। और जैसी हमारी उनकी बात होती है, अगले हफ्ते में संभावना है कि हम उनसे बात करेंगे, तो उसके बाद इस तरह का डिसीजन दिया जाएगा कि वो किस तरह से करेंगे, क्या उनका टाइम फ्रेम है। मिस्टर सुराणा, लेकिन हमारी तो ये इच्छा रहेगी कि जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। मिस्टर शराफ, आज मिस्टर सुराणा से हम बातचीत कर रहे थे, तो हमने उनसे ये पूछा कि कोई लीगल अड़चने तो नहीं आएंगी। उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक चल रही है, जो एजेंडा है, उस हिसाब से सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। आपकी तरफ से कोई लीगल पेच या कोई ऐसा मामला तो नहीं है? ये स्मूथली हो जाएगा अधिग्रहण? बिल्कुल स्मूथली होगा, और इट वुड क्रिएट ए विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। ठीक है। अच्छा मिस्टर शराफ, एक चीज और है, अभी हमको ये भी पता है कि एमआरपीएल और एचपीसीएल आप पहले इनको भी मर्ज करेंगे, क्योंकि इनका सेम बिजनेस है, आइडेंटिटी काफी हद तक मैच कर रही है। ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट होने वाली है सर? नहीं, ये तो बिल्कुल एक काल्पनिक विषय है। ऐसा कोई निर्णय भी नहीं लिया गया है। जब ये हमारी जो ट्रांजैक्शंस है एचपीसीएल ओएनजीसी वाली, ये पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम समझते हैं कि दोनों कंपनीज के कार्यकाज में काफी सिनर्जीज हैं, और उनका अगर इंटीग्रेशन हो जाए तो अच्छा ही होगा। लेकिन ये सब जो है दोनों कंपनीज जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके बोर्ड्स को तय करना है, ये हमको नहीं तय करना है एज ओएनजीसी। ठीक है। अच्छा मिस्टर श्रॉफ, एक चीज और जानना चाहते थे। आज हमने मिस्टर सुराना से भी यही बात पूछी, उन्होंने बोला कि हमारा कैपेक्स एज यूजुअल चलता रहेगा। आपका भी कैपेक्स एक्सपेंशन एज यूजुअल चलता रहेगा? ये तो सिर्फ एक अधिग्रहण है, आपके साथ वाकई जुड़ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। आपका कैपेक्स अपनी तरह से चलता रहेगा जैसे चल रहा था पहले भी? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सर, एक और सवाल इसमें मन में था कि आप मार्जिन्स डाइल्यूट होंगे ओएनजीसी के इस डील के बाद? मार्जिन डाइल्यूट होंगे? मुझे नहीं समझ लगता कि ऐसा कोई मार्जिन डाइल्यूट होंगे। आपको कैसे लगा कि मार्जिन डाइल्यूट होंगे? इनफैक्ट अगर यहाँ पर कोई ईपीएस एक्रेटिव डील ना हुई, या फिर जो आप कर रहे हैं एचपीसीएल के साथ, तो हो सकता है कि ओएनजीसी के मार्जिन्स पे प्रेशर आ जाए, ऐसा एक्सपेक्टेशन थी मार्केट पे। क्या आप बोल रहे हैं कि मार्जिन स्टेबल रहेंगे, ओएनजीसी इस तरह के मार्जिन अभी पोस्ट करती है वैसी पोस्ट करती रहेगी? नहीं, देखिए, ये अलग अलग बिजनेस है। अपस्ट्रीम अलग बिजनेस है, डाउनस्ट्रीम अलग बिजनेस है। जो अपस्ट्रीम के मार्जिन हैं वो भी रहेंगे, जो डाउनस्ट्रीम के मार्जिन हैं वो भी रहेंगे, और दोनों को मिला दिया जाए तो कुछ हो सकता है, कुछ कमी हो या ज्यादा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है टोटल नंबर्स से पड़ता है। अच्छा मिस्टर शराफ, एक चीज और जानना चाहते थे हम आपसे। ये जैसे ओवीएल है, आपकी विदेश की इकाई है, वैसे कामकाज कर रही है। ये रिटेलिंग बिजनेस जो भी एचपीसीएल का है वो एज इट इज चलता रहेगा। अच्छा, इस सिनर्जी को जब सरकार का ऑब्जेक्टिव है, ये किस तरह का ऑब्जेक्टिव है? ये सरकार ये चाहती है कि ऑयल के जो उतार चढ़ाव है उसको खत्म कर दिया जाए, एक सिनर्जी जनरेट करके ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी एक बड़ी कंपनी को बना दिया जाए ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इसी ऑब्जेक्टिव के साथ है जो गवर्नमेंट का रखा गया है? देखिए, इसमें गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक शक्तिशाली कंपनी या कुछ शक्तिशाली कंपनी ऑयल और गैस के क्षेत्र में बनाने का गवर्नमेंट का विचार है। यह जो कदम है जो कल कैबिनेट ने डिसीजन लिया है उसका, ये उसकी तरफ तो एक कदम बढ़ा ही है। और जो कंपनीज हैं ओएनजीसी, एचपीसीएल, एमआरपीएल,
वो और एक शक्तिशाली कंपनी के रूप में सामने आएंगी। सर, ये जो आप शक्तिशाली वर्ड यूज कर रहे हो ना, एक सवाल ये भी बैठता है कि HPCL ही क्यों, ऑयल इंडिया और ONGC क्यों नहीं हुए एक साथ? ये दोनों तो एक लाइन ऑफ बिजनेस है, HPCL का तो बिजनेस भी अलग है। ONGC HPCL को ही क्यों चुन रहा है और ऑयल इंडिया क्यों नहीं हो सकता था ONGC के साथ? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, ये क्यों नहीं हो सकता था, और उसका जवाब ये है कि हमने जो इंटीग्रेशन है वर्टिकल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल हो सकता है। अगर ONGC और ऑयल इंडिया का इंटीग्रेशन होता तो उसको हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बोलते हैं, और अगर ONGC और HPCL का इंटीग्रेशन होगा उसको हम वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। और आज की तारीख में क्योंकि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम है तो लेकिन रिफाइनिंग के और मार्केटिंग के अच्छे मार्जिन है, तो एक ऐसी शक्तिशाली कंपनी बनाने का विचार था जो कि चाहे क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो या ज्यादा हो, वो कंपनी एक शक्तिशाली कंपनी के रूप में काम करनी चाहिए। तो वो जब ही संभव है जब हमारा जो इंटीग्रेशन है वर्टिकल हो, ना कि हॉरिजॉन्टल। शुक्रिया मिस्टर शराफ आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने काफ़ी सारी अहम शंकाओं को हमारा दूर किया है, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ पहुंचाया है, और उम्मीद करते हैं जैसे जैसे गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, आज तो सिर्फ इन प्रिंसिपल अप्रूवल था, लेकिन जैसे जैसे गतिविधियां आगे बढ़ेंगी आपसे हम ज़रूर कनेक्ट होंगे, आपका समय हमको मिलेगा और आपसे हमको अहम जानकारी भी मिलेगी। शुक्रिया सर, जी बिजनेस को समय देने के लिए शुक्रिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने आशीष पूरी कन्वर्सेशन को सुना। इस कन्वर्सेशन को सुनने के बाद अब आपका आउटलुक ONGC को लेकर कुछ बदला है या फिर जस का तस है? आप तो रिसर्च हेड भी हैं, रिसर्च की रिपोर्ट्स भी निकालते हैं, देखते भी हैं, मार्केट को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। जो मैनेजमेंट बोल रही है सारी बातें बिल्कुल सच हैं, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वो चाह रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं? मैंने इनफैक्ट पहले सेगमेंट में भी यही कहा था कि ये सिर्फ एक शेयर होल्डिंग चेंज है, जहां पे गवर्नमेंट अपनी 51.1 शेयर होल्डिंग ONGC को दे रही है। इसके अलावा जैसा मिस्टर सराफ कह भी रहे थे कि वर्टिकल इंटीग्रेशन हो रहा है, ऑयल मार्केटिंग जो उनका फोर्टे नहीं था ONGC का, अब उनकी स्टेप डाउन सब्सिडरी के थ्रू आ रहा है, और एक ओवरऑल बैलेंस शीट साइज स्ट्रांग हो रहा है। आज ये 22-23 बिलियन डॉलर की बैलेंस शीट ONGC की है और 3 बिलियन की HPCL और करीब 1 बिलियन का बैलेंस शीट MRPL है, तो आपको सीधा 4-1 बिलियन डॉलर की बैलेंस शीट में भी स्ट्रेंथ ऐड हो रही है। तो मेरा मानना है ओवरऑल लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, और शॉर्ट टर्म में कोई बहुत ज्यादा ट्रिगर नजर नहीं आते। या आप स्टॉक में भी देख रहे होंगे कि ONGC 1-2 रुपए आप है और HPCL में थोड़ा माइनर करेक्शन है, बट मुझे लगता है कि अभी इन सारी चीजों को इंटीग्रेट होने में और एग्जीक्यूट होने में समय लगेगा, इसलिए मार्केट में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। चलिए, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड्स जो आपको कल के सत्र में प्रॉफिट दिलवा सकते हैं उस पर बात करते हैं। BTST ट्रेड्स आज कौन से हैं? साक्षी हमारे साथ इससे मौजूद हैं। साक्षी, बताएं आज के ट्रेड्स। जी, प्रदीप और चंदानी की तरफ से 2 पिक्स हैं। पहली पिक इनकी रेमंड रहेगी, जहां पर हम BTST इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट 828 का बताया इन्होंने, और 800 पर हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तेजस नेटवर्क इनकी अगली पिक है, और यहां पर भी ये BTST रिकमेंडेशन दिया है इन्होंने। 376 के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं, और 328 का सपोर्ट लेवल हमें रखना होगा। AK प्रभाकर जो कि IDBI को बिलोंग करते हैं, हमने वहां से भी बातचीत की है, और उनकी तरफ से भी 2 पिक्स आए हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इनकी पहली पिक रहेगी, जहां पर खरीदारी के लिए 1181 के टारगेट्स रेकमेंड किए उन्होंने, 1151 पर हमें नीचे में सपोर्ट लेना होगा। साथ ही M&M इनकी एक और पिक है, जहां पर खरीदारी की सलाह है इनकी तरफ से। 1418 के टारगेट्स रेकमेंड कर रहे हैं, 1378 पर स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए कहा है। आखिरी की 2 पिक्स कुणाल सरावगी की तरफ से हैं। दोनों ही पिक्स इनकी बैंकिंग स्पेस है और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के दिग्गज शेयरों को चुना है। HDFC बैंक 1740 के लिए हम खरीद सकते हैं, 1700 पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक को चुना है इन्होंने, 560 के टारगेट्स ऊपर में देखते हैं, नीचे में हम सपोर्ट 535 पर रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एक ऐसी कॉल्स है जिस पर आप ध्यान रखें। एक्सिस बैंक देखिए अभी भी लिस्ट में है, वैसे ये 560 तक चला जाएगा। ये बात हमने सुमित बागड़िया से भी पूछी थी कि सुमित अब क्या करना चाहिए एक्सिस बैंक में, उन्होंने कहा भी प्लस करके रखें, और यही बात कुणाल सरोगी भी कह रहे हैं कि 560 तक वापस चला आएगा। आज 540 चल रहा है। कुछ एक और शेयर जो भी एकदम से मूव दिखा रहे हैं, उनफे इन्फीबीम भी आप देख सकते हैं, ये 2.5% ऊपर आ चुका है। इसके अलावा बजाज के दोनों ही शेयर, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व,
अब ये भी आज दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ही क्लोज कर रहे हैं। एक बार ग्लोबल सेटअप भी सारा देख लेते हैं कि मार्केट को कल जब ट्रिगर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, क्योंकि कल हफ्ते का आखिरी दिन भी है और आज तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। ग्लोबल सेटअप में आप देखेंगे यूरोपियन मार्केट्स के अंदर फ्लैट टू पॉजिटिव कामकाज हो रहा है। अच्छी बात है कि फुटसी जो कि लंदन का बाजार है इंग्लैंड का, उसके अंदर करीब आधे % की मजबूती है। आप दिखाइए एक बार जरा यूएस के मार्केट्स, डॉ फ्यूचर्स वगैरह, वहां पर फ्लैट है टू पॉजिटिव कामकाज हो रहा है। इट्स अ गुड साइन कि मार्केट को फिर से ग्लोबली ना ही ज़्यादा डैमेज ना ही ज़्यादा सपोर्ट आता हो दिखेगा। तो मार्केट के लिए एक फैक्टर हमेशा की तरह काम कर रहा है स्टेबिलिटी वाला, वो है ग्लोबल सेटअप। बाजार तेज हो रहा है, मंदा हो रहा है, अपने ही रीजन से हो रहा है। अभी मार्केट को ग्लोबल सेटअप की ज़्यादा चिंता नहीं है। सुमित, कोई और शेयर आप जोड़ना चाहेंगे, BTST या फिर कोई ऐसा शेयर जो भी आपने देखा हो? यस बिल्कुल डिम्पी, इंडियन होटल एक अच्छा लग रहा है स्टॉक। BTST टाइप 1 से 2 दिनों के लिए स्टॉक के अंदर काम किया जा सकता है। स्टॉक में अभी भी मोमेंटम देखने को मिला है और ये स्टॉक ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ी और तेजी दिखाएगा। थोड़ी और तेजी से मेरा मतलब है 7 से 8 रुपए की तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है। इंडियन होटल में प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग करें, 4 से 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाए 123 के आसपास, इनफैक्ट 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस हो गया और ऊपर में 135 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। यानी 7 से 8 रुपए की तेजी हमको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। बाजार बंद होने में भी समय बचा है। एक बार सुमित ये भी देख के बता दें, एक स्टॉक में रेडार पर इनफैक्ट 2, एक तो है मिर्जा इंटरनेशनल, दूसरा है टाइम टेक्नोप्लास्ट। बेहतर स्ट्रक्चर किसका है सर? मिर्जा का ज्यादा अच्छा है। मिर्जा पूछा ना आपने पहला स्टॉक? मिर्जा इंटरनेशनल, जी बिल्कुल, इस दिन के उच्चतम स्तर पे। यस बिल्कुल, मिर्जा इंटरनेशनल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मिर्जा इंटरनेशनल के अंदर बाइंग करनी चाहिए। इनफैक्ट ये स्टॉक अभी 168 169 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में यहाँ से और भी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें ऊपर में यहाँ से 10 से 15 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक मिर्जा इंटरनेशनल के अंदर फ्रेश बाइंग की जा सकती है और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन होल्ड करके भी चला जा सकता है। अच्छा, जब आज बाजार खुला नहीं था ना, तो पावर ब्रेकफास्ट पे एक स्टॉक दिया था हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। ये आशीष केलकर साहब की रिकमेंडेशन थी कि इसको खरीद लिया जाए। स्टॉक पे काफी स्ट्रांगली गेन्स मिलते हुए नजर आएंगे। 7% की तेजी हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग मूव। राजेश जी, अगर आप ट्रैक कर रहे हो इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 82-83 के जोन्स पे ट्रेड कर रहा है सर। ये कैसा लग रहा है अभी चार्ट्स पे? सॉरी, आई डोंट ट्रैक दिस काउंटर। चलिए सुमित जी, एक बार आप देख के बताएं सर, टेक्निकल चार्ट्स पे कैसा लग रहा है हिमाद्री स्पेशलिटी? रजत, ये स्टॉक के अंदर मोमेंट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट स्टॉक ऑलरेडी 7% ऊपर है और ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से और भी तेजी दिखाएगा। आई थिंक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस एक बार ये स्टॉक के अंदर होल्ड करके चलनी चाहिए और अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो विद स्टॉप लॉस अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। 82 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, 78 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और स्टॉक में ऊपर में यहाँ से 90 रुपए तक का इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकता है। शायद हो सकता है ये स्टॉक 3 डिजिट के फिगर्स भी दिखा दे आने वाले कुछ दिनों में, यानी 100 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस और फ्रेश बाइंग के लिए 78 का स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड है। आजकल जेट में सब कुछ कट रहा है। आज शेयर टूट रहा है जेट के अंदर। अभी हमको जो कॉल मिली वो STBT की मिली कि शॉर्ट करके जाना है, ये 575 तक आ जाएगा। खबर अब ये भी है कि अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को भी कट कर रहा है। ये 30 से 40% है, जो कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। तो जेट के अंदर सब कुछ आज नेगेटिविटी के साथ है। शेयर नीचे, आउटलुक नीचे और एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट, ये भी करीब 30% का कट है, जो कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। 1-2 शेयर जल्दी से आपको बता देते हैं। आज फोर्टिस की अच्छी क्लोजिंग मिल रही है। ये शेयर कैश में हम लेके जा सकते हैं क्या सुमित? फोर्टिस के अंदर देखिए एक पुलबैक देखने को मिल रहा है डिम्पी, बट ये स्टॉक का स्ट्रक्चर को इतना कुछ खास बढ़िया नहीं दिख रहा है। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से अगर किसी ने ले रखा है तो होल्ड कर ले, बट वो स्टॉप लॉस लगा ले 150 के आसपास का और ऊपर में पुलबैक में ये स्टॉक 165-168 के लेवल दिखा सकता है। सिर्फ पुलबैक के लिए खेले, बाकी कुछ ज्यादा कन्विक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके जाए राजेश, जरा जल्दी बताइएगा। डिम्पी, मुझे पर्टिकुलरली रिलायंस इंडस्ट्री स्लाइटली ओवरबॉट लगता है और मुझे लगता है कल ये एक बार के लिए टूट सकता है, क्योंकि 1550 के आसपास का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैं इसमें यही देख रहा था कि कैसे स्ट्रैटेजी करें। अगर सिंपल यहाँ पे 1520 के आसपास का पुट भी हम ले तो रफली वो 19 रुपए के आसपास मिल रहा है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करे तो मुझे लगता है कल के लिए बेहतर होगा।
ठीक है, विप्रो जिसके नंबर्स आने हैं ये नीचे, रिलायंस जिसके नंबर आने हैं ये नीचे, एबीबी नंबर्स के बाद ये भी कमज़ोर हो रहा है और ये ऑलमोस्ट दिन की जितना गेन बनाया था सारा खत्म कर चुका है, फ्लैट क्लोजिंग की तरफ तैयारी करता है। एक्सटेंडेड बैंक देखने को मिल रही है इंजीनियर्स इंडिया पे, और एक है बालमर लॉरी और एक है एचडीएफसी बैंक। ये तमाम स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। आज मार्केट्स पे एक रेंज में कामकाज हुआ, हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, 27 पॉइंट निफ्टी नीचे है, लेकिन जो ट्रेड्स पॉजिटिव साइड पे डेवलप हुए उसमें स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज कमाल कर रहा है, 2 ट्रेडिंग सेशन से 20% का अपर सर्किट। इसके अलावा ओरिएंटल होटल्स, एचआईएल जैसे स्टॉक्स पे तेजी थी, ओरिएंटल होटल्स भी 10% ऊपर था। साथ ही साथ एग्रोटेक फूड्स, जेवीएल एग्रो, एचईजी और ग्रेफाइट जैसे स्टॉक्स में मूव पॉजिटिव था। ग्रेफाइट में 13% की तेजी आज इंट्राडे बेसिस पे बनती हुई नजर आई। ओएनजीसी एचपीसीएल को खरीदेगी, इसका 51% हिस्सा खरीदेगी। ओएनजीसी 1.5% ऊपर, एचपीसीएल 4% नीचे क्लोज होने जा रहा है। एमआरपीएल में भी 3% का डेंट पड़ा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज टूट गई। आईओसी और बीपीसीएल दोनों पे दबाव देखने को मिला। एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज पॉजिटिव साइड पे डेवलपमेंट देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक एक और स्टॉक था जहां पर आज ट्रेड पॉजिटिव होते हुए नजर आए। ठीक है, इसके अलावा मार्केट्स में आज जो मोमेंटम था सरकारी बैंकों में टूट का दिन था। कैनरा बैंक इसकी शुरुआत कर रहा था बेकार नंबर लाकर, बैंक ऑफ इंडिया चपेट में आ गया, जे&के बैंक, यूनियन बैंक ये सब भी टूटे हैं आज, 1.5 से 2%। सरकारी बैंकों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं, लेकिन इसका एक और सामने खड़ा है पीयर, वह एनबीएफसीज। ये बैंक तो नहीं है लेकिन फाइनेंस का कामकाज करते हैं, ये सारे ऊपर थे। बजाज फाइनेंस नंबर अच्छे लेके आया, श्री, बजाज फिनसर्व, एल&टी फाइनेंस ये सभी के सभी शेयर्स आज चलने में कामयाब हुए। चीनी कंपनीज में पिछले 3-4 दिन से हलचल थोड़ी बढ़ गई है। आज फिर से सारी के सारे शुगर कंपनीज चली हैं। रेणुका शुगर ने थोड़ा लीड किया है 10% के साथ, ये पहले चलता नहीं था लेकिन आजकल ये लीडर साबित हो रहा है। इसके अलावा धामपुर शुगर है, मवाना, उत्तम शुगर ये सभी शेयर्स आज दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास बंद होते हुए नजर आए। चलिए, और साथ ही साथ ब्रुक्स लैब्स, एस्टेक लाइफ, मर्क ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो फार्मा में एक्शन में थे। ब्रुक्स लैब 12% ऊपर है, कल के सत्र में भी स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ नजर आया। 28 पॉइंट गिरकर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 9870 के लेवल पे, 1/4% के आसपास की गिरावट। सेंसेक्स 32,000 के नीचे है आज, 31,902 के लेवल पे इस समय क्लोजिंग हुई। और निफ्टी बैंक आज सपोर्ट था निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक का, जिसने 24,220 की क्लोजिंग करा दी है और रिकॉर्ड स्तरों पर है निफ्टी बैंक। 27 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी है, हमने महापोल किया था जिस पोल के जरिए ये पता लगा था कि 10,000 पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा। आज 20 तारीख खत्म हो चुकी है, 2 दिन की छुट्टी होगी सैटरडे संडे, कुल मिला के 5 कारोबारी सत्र है। बाजार को चलना है करीब 130 पॉइंट, मुश्किल लग रहा है, इसलिए पोल काफी सटीक बैठा कि 10,000 मुश्किल है, 9900 के आसपास इर्द गिर्द बाजार घूमेगा, ये हमको दिख रहा है। आशीष, आज की क्लोजिंग क्या है? आपका भी यही व्यू है ना कि इस सीरीज के अंदर शायद 10,000 नहीं लगेगा, लेकिन हाँ 10,000 के इर्द गिर्द हम रहेंगे। ये 50 पॉइंट थोड़ा नीचे ही समझिए आप, 9950 ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, और उसके पीछे एक अगेन रीजन ये है कि डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पिछले 6 दिन में से 5 दिन माल बेचा है, और एफआईज ने जरूर थोड़ा बहुत बाइंग किया है, तो थोड़ा सा थकान अभी बुल्स को नजर आ रही है। तो मुझे लगता है 9950 या उससे भी नीचे बाजार का इस बार क्लोजिंग होगा। पर जुलाई के बाद में जब अगस्त सीरीज होगी तो मेरा मानना है शुरुआत में ही शायद 10,000 का निफ्टी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने कहीं ना कहीं एक मोमेंटम तो बन रहा है, लेकिन आज का दिन पूरी तरह से आज एचपीसीएल और ओएनजीसी के नाम रहा। आज सुबह से खबरें काफी आती रही, मैनेजमेंट की क्लैरिफिकेशन भी आई। दोनों मैनेजमेंट एचपीसीएल और साथ ही ओएनजीसी हमारे साथ जुड़े, हमने दोनों मैनेजमेंट से बातचीत की। ओएनजीसी ने सबसे पहले हमने उनसे यही पूछा कि ओपन ऑफर को लेकर आप थोड़ी हमको क्लैरिटी दीजिए, तो ओपन ऑफर वाली बात उनसे सुनिए। और एचपीसीएल कह रही है कि हाँ कैसे उसको फायदा होगा, एक बार उनकी बात भी सुनिए। जो भी कानूनी व्यवस्था है देश की, उसका अक्षर से पालन किया जाएगा और उससे डेविएट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। और जो मेरी समझ है, जितना मैंने नियम वगैरह को पढ़ा है, उसके हिसाब से ये इस तरह का कोई लगता नहीं है कि इसकी कोई आवश्यकता पड़ेगी। शायद शॉर्ट टर्म में ओएनजीसी को ज्यादा फायदा होगा इससे, क्योंकि अभी क्रूड प्राइसेस लोअर है और एचपीसीएल की प्रॉफिटेबिलिटी अभी ओएनजीसी से ज्यादा है। लेकिन इस तरीके के जो निश्चय किए जाते हैं वो एक बहुत शॉर्ट टर्म व्यू लेके नहीं किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू में यदि क्रूड प्राइस ऊपर जाती है तो उस केस में एचपीसीएल को भी फायदा होगा। इमीडिएट फ्यूचर में यदि एमआरपीएल और एचपीसीएल के साथ जाती है तो उसमें एचपीसीएल को फायदा है।
ओवरऑल जो है दोनों का बिजनेस मॉडल जो है उसमें एक डिरिस्किंग इमीडिएटली आ जाती है सिस्टम में, और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी दोनों कंपनी की एज ए ग्रुप काफी बढ़ जाती है। चलिए, लेकिन ये डील टाइम को लेकर ओएनजीसी मैनेजमेंट का क्या कहना था, एक तो ये जान लेते हैं, और साथ साथ एमआरपीएल के ऊपर एचपीसीएल का क्या कहना था, ये भी जान लेते हैं। जो सेलर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको डिसाइड करना है कि वो क्या प्रोसेस इसमें अपनाएंगे, और हमें उनसे बात करनी है, और जैसे ही हमारी उनकी बात होती है अगले हफ्ते में संभावना है कि हम उनसे बात करेंगे, तो उसके बाद इस तरह का डिसीजन दिया जाएगा कि वो किस तरह से करेंगे, क्या उनका टाइम फ्रेम है। ये एक सही सोच है कि जब एक ही ग्रुप में दो कंपनी एक ही बिजनेस पे हैं तो दोनों को अलग अलग रखने से ज्यादा मतलब नहीं बनता है। एमआरपीएल एक स्टैंडअलोन रिफाइनिंग कंपनी है, उनका मार्केटिंग सेटअप नहीं है, और एचपीसीएल के पास आज की तारीख में रिफाइनिंग कैपेसिटी की शॉर्टेज है, और एमआरपीएल ओरिजिनली एचपीसीएल की प्रोमोटेड कंपनी है। तो उस तरीके से हम देखें तो ये काफी सही लगता है कि एमआरपीएल और एचपीसीएल को साथ लाया जाए, उससे दोनों ही कंपनीज के लिए एडिशनल वैल्यू क्रिएट होगी बजाय अलग अलग कंपनीज रखने के, और उस केस में थोड़ी ऑपरेशनल इफिशिएंसी भी बढ़ेगी क्योंकि सेम लाइन ऑफ बिजनेस है। सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ी कवरेज और सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखी है यहाँ पे। एचपीसीएल और ओएनजीसी की मैनेजमेंट दोनों थी, और आज एक सबसे बड़ा कॉन्क्लेव भी हो रहा है, वह है जीएसटी कॉन्क्लेव 6 बजे से लाइव सिर्फ जी बिजनेस पर। फिलहाल अंतिम बाजी से इतना ही, शुक्रिया।